नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरांव में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सुहलदेव, भारतीय समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एस के सैनी, जो कि प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका पूर्व की जितनी भी सरकारें रही हैं, राजद की या फिर महागठबंधन की, उसमें सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये रामविलास पासवान के कभी काफ़ी बेहद करीब शुभचिंतक माने जाते थे। इसके अलावे राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं और आज हमारे साथ कुछ विशेष बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में सर स्वागत करते हैं। जी, आप सारे पत्रकार बंधुओं को, क्योंकि आप इस देश के संवैधानिक तरीके से जो है इस देश के चौथे स्तंभ हैं। लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचती है और आप लोगों तक अपनी आवाज़ को और अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं, इसलिए आप एक इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, इसलिए आपको भी हार्दिक धन्यवाद। अच्छा, चूँकि आप राजनीति में काफ़ी पहले से सक्रिय रूप से रह चुके हैं, छोटे जगह से शुरुआत करते हुए अपने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी भूमिका दी है, अपनी योगदान दी है, तो अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा और अभी फ़िलहाल में आप न्यूट्रल दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत बड़ा अंतर है। आज के डेट में जो राजनीति हो रही है वो सेल्फिशियस राजनीति हो रही है और एक दूसरे को धोखा दे करके एक दूसरे के कंधे पर पैर रख करके चढ़ जाना, सीढ़ियों को सीढ़ी बना करके चढ़ जाना दुर्भाग्य है इस देश का। राजनीति जो है लोगों के लिए बनी कि यहाँ समाज में जो संवैधानिक तरीका है जीने का, लोगों को राजनीति का मतलब ही होता है कि जो निरीह लोग हैं उन लोगों तक जितना हो सके लोगों को अपनी व्यवस्था पहुंचाना और पहुंचा करके सामाजिक तौर पर उसके विकास की बातें सोचना और करना। अब राजनीति का आपने कहा कि कैसा अनुभव रहा। एक दौर था, बीच में परिस्थितियां इंसान की एक सम्मान नहीं रहती है, आप सारे लोग जानते हैं इस बात को। कभी रामविलास पासवान जी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था मैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था मैं। उसके बाद चुनाव के कुछ दिन बाद जो है मैं लालू जी के साथ आया, लालू जी के कहने पर आया। होटवार जेल में जब मिलने गया तो उस समय की दास्तां कुछ और थी। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो लालू प्रसाद यादव जी, जिनके साथ अपना जीवन का बचपना जो कहा जाता है, बचपन के समय को बिताया, जिसमें राम बाबू मालाकार वगैरह आपके शेखपुरा में रहने वाले लोग, उसमें गोरख नाम का भी एक व्यक्ति जो लालू जी के साथ खाना पीना के साथ साथ उनका जांघिया तक पहनना और गंजी तक साफ करना और पहनना, ये दोनों एक दूसरे के लिए रहा। वो सारे लोग मेरे साथ रांची के होटवार जेल में मिलने के लिए गए थे। जिस समय लालू जी जब देखे तो जेलर के कक्ष में ही बैठने के साथ वो रोने लगे। तो पहले का जो दौर था, प्यार था, लोगों का जो स्नेह था, वो अजीब सा दिखने को मिला। लेकिन आज के डेट में जो ईर्ष्यालु राजनीति का हिस्सा बन गया, ये समाज जो है ईर्ष्यालु राजनीति का हिस्सा बन गया है। आज के डेट में पॉलिटिक्स जो है, लोग हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में तत्पर रहते हैं। अब जैसे मैंने भी राजद के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया था। आज भी मैं लालू प्रसाद जी से उतना ही वास्ता रखता हूं हृदय से जितना कि एक आम आदमी जो है और एक शुभचिंतक रखता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से मेरे कैरियर पर ठप्पा लगाना, डॉक्टर सैनी जैसे लोगों के, जो इस समाज के हर पहलू, हर तबके, हर समाज के लोगों के साथ रह करके जो है डॉक्टर सैनी ने अपने समय को बिताया। और इस समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा विचारधारा का व्यक्ति नहीं होगा जो डॉक्टर सैनी को लेकर के जो है टीका टिप्पणी कर दे। हाँ, अपने स्वार्थ में कुछ भी कर दे, अलग चीज है। अब देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने से पहले एक बार, इससे पहले भी माननीय नीतीश कुमार और लालू जी एक साथ आए थे। हम लोगों की जो महती भूमिका रही सरकार बन जाने के बाद, स्थानीय तौर पर जो है यहाँ रामगढ़ के माननीय जगतानंद सिंह जी थे प्रदेश अध्यक्ष, आज भी वर्तमान में भी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो पार्टी का अंदरूनी मामला था, क्या हुआ क्या नहीं, वो उस मामले में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज की जो राजनीति है इकोनॉमिकल हो गया है। पहले कम्युनिस्ट के लोग थे, माने अजीब अजीब विचारधारा के लोग रहते थे। वो विचारधारा थी समाज के लिए, जो हमारे पूर्व में जो नेता रहे, जो संघर्ष करता रहे, जो इस देश के संग्राम में हिस्सा लिया,
लंबी कहानी है, बड़ी अजीब सा उन लोगों के विषय में जो जिन लोगों ने संघर्ष किया, आज वो हाशिए पे रहा और है, उनका परिवार हाशिए पे है। लेकिन आज के डेट में जो चीटर की भूमिका में आकर के जो है राजनीति करते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार और बाल बच्चों के लिए नित्य सोचते हैं, बाकी समाज के लोगों से कोई लेना देना नहीं, और राजनीति एक खिलवाड़ बन के रह गया है। अच्छा, अभी कल का जो एक सोशल मीडिया पर फोटो चल रहा है, लालू जी की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उनको लेकर के लोग जो है राजनीति से ऊपर उठ करके और उनको देश की बेटी बता रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी का डोनेट किया था। सच्चाई पत्रकार साहब, सच्चाई ये है कि मैं इस भारतवर्ष के सामाजिक व्यवस्था में हर गार्जियंस को कहूंगा कि बेटे बेटी में कोई फर्क समझने की कोई जरूरत नहीं करें, क्योंकि बेटियां भी कभी कभी ऐसा कुछ कर जाती है जो बेटा नहीं कर पाता। अभी आपने देखा कि रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी के बाद जो है उनका नंबर है, उन्होंने भारत में नहीं विश्व में एक मिसाल कायम कर दिया कि बेटियां तो बेटियां होती है, मम्मी और डैडी से, माता और पिता से केवल लड़के लोग ही सेवा नहीं कर सकते और प्यार नहीं करते हैं, अपितु बेटियां भी अगर मौका मिले तो माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की उन लोगों के अंदर ललक रहती है, क्षमता रहती है। वो अलग चीज है कि शादी के बाद जो है ससुराल का घर भी संवारना है, मायके का घर भी संवारना है, लेकिन खून के रिश्ते को किसी भी माने में हमेशा प्राथमिकता के तौर पर देकर के बेटियां जो है, आपने देखा कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति जो इस समाज के पुरोधा रहे हैं, जो इस समाज को क्या कहते हैं, संघर्षों में इस समाज के जो निरीह लोग हैं उन लोगों को लाने का काम किया इस बिहार की धरती पर जो है, और कर्पूरी के सपनों का बिहार बनाने का इन्होंने जो सपना देखा उसको साकार करने का भी प्रयास किया और सच में लाने का भी धरातल पे काम किया। ये काबिले तारीफ है। साथ में बेटी की बात आपने कही तो मैं बता दूं, रोहिणी आचार्य जैसी बेटी भगवान सबको दे, और साथ ही उतने बड़े हिम्मत करने वाली बेटी जो है, जो अपने पिता जिनकी लाइफ का कुछ अरसा ही रह गया है उसके बाद भी अपने जीवन के आधे हिस्से को काट करके दे दिया। ये कम त्याग है क्या? इसको बहुत बड़ी ये रोहिणी आचार्य के लिए जितना भी हम कहें, ये समाज कहे, समाज उसका कर्जदार रहेगा और है भी। ये एक मिसाल, अरे लालू प्रसाद यादव जी को तो उन्होंने किडनी दिया, लेकिन इस देश की बेटियों को बताने का काम किया कि ऐ बेटी, तुम जिस घर परिवार में जन्म लेती हो तुम्हें भी त्याग करना होगा अपने मां बाप के लिए। और इन्होंने मिसाल कायम करके दिखा दिया कि इस दुनिया में सबके मुंह को बंद करके अपने पिता के जीवन के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल लिया। अच्छा, जो पहले बीते दिनों जो मोकामा में और गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी का किस तरह का रोल रहा है? देखिए, आपने बड़ी अजीब बात छेड़ दिया पत्रकार साहब। असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के महागठबंधन की, बिहार में या इस पूरे देश में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इस भारतवर्ष के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को छोड़ के चल रहे हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी जैसा ज्ञानी, बैरिस्टर, एडवोकेट और इस समाज में संविधान को मुख्य धारा से जो लाने का काम, अपने उद्बोधन में बताने का काम जो किया, संघर्ष करके, असदुद्दीन ओवैसी के लोग, कहने का मतलब कि ये मुसलमान समाज की मैं बात करूं, भारतवर्ष में हर पार्टी, हर तबके के लोग, किसी ने परिवार की पार्टी बना के रख दिया, किसी ने अपना लोकल पार्टी बना करके केवल अपने जाति और समाज की पार्टी बना के रख दिया। अरे भाई, सारे लोग संवैधानिक तरह से पार्टी बना करके पार्टी में अपनी बपौती भूमिका अदा करते हैं और सदियों सदियों तक अध्यक्ष की कुर्सी पर जो है अपने आप को चिपके रहते हैं और बताने का काम करते हैं। और ये आज के डेट में ये दुर्भाग्य है, सामाजिक क्रांति के बाद राजनीति में जातिवाद घुस गया। जातिवाद इस समाज तथा भारत की राजनीति के लिए ये एक कोढ़ के समान है। समाज में एकरूपता, एकजुटता, भाईचारगी,
ये सारे लोगों को फोड़ के रख देगा, ये ऐसा कोड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप असदुद्दीन ओवैसी को विद्वान बता रहे हैं, लेकिन भाजपा तो उनको दंगा भड़काने का आरोप। देखिए, दंगा भड़काने की बात तो भाजपाई करेंगे, भाजपाई तो दंगा भड़काने वाली बात कह रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को, जो बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ संविधान, जो इस भारतवर्ष में जो है उसी के बल पर, इस संविधान के बल पर, भारत का ये संविधान के बल पर ही भारत और यहां की जो व्यवस्था है वो चलता है। और सबसे पहले मैं उस आदमी को इस मायने में ज्ञानी इसलिए कहता हूं कि यहां हम हिंदू हैं, न आपका भारत गीता से चलता है, न आपका भारत कुरान से चलता है, न आपका भारत बाइबिल से चलता है, न आपका भारत, जितने भी शास्त्र हैं वो आपके धर्म के लिए हैं। आप अपने धर्म की सुरक्षा संरक्षा के लिए जो भी कुछ करते हैं अलग चीज है, लेकिन भारत अगर किसी से चलता है तो इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है भारतीय संविधान। जिस आदमी ने सदन में जाने से पहले शपथ के क्रम में मैंने देखा कि वो आदमी के शब्दों को मैंने बड़ी तरीके से वाच किया, और उस आदमी के द्वारा जो शब्द निकला, जय भीम जय मीम, तो जय मीम जब कहा तो इस भारत देश के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता को, ऐसे लोगों को आज तक छोड़ करके, और ये लोग स्थानीय तौर पर मैं देखूं, आपको बता दूं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो पार्टी, माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी, अब तो बेचारे रहे नहीं, बिहार में जो है राजद हुआ, जेडीयू हुआ, मुकेश सहनी की पार्टी हुई, ये सारे लोगों ने मिल करके असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को, राष्ट्रीय लेवल का नेता, ऐसे नेता को, ये भारत का दुर्भाग्य है यहां के मुसलमानों का कि आज तक और अभी तक ऐसे नेता को, सारे लोग अपनी समाज की बात कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी पार्टियां मुसलमानों को भड़का करके और भाजपा की बी टीम के रूप में कहता है लोग कि असदुद्दीन ओवैसी नेता नहीं है, भाजपा की बी टीम है। ये तो आरोप लगता है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि तुमको कहां से लगता है कि भाजपा की बी टीम है? तुमको दर्द इस बात से हो रहा है कि तुम जो है मुसलमानों की जो संख्या है, जो आबादी है, उसके अनुरूप में तुम अगर मुसलमानों को उसका हक और अधिकार देते हो तो असदुद्दीन ओवैसी की मैं पैरवी नहीं करूंगा। लेकिन भारतवर्ष में आप देख लीजिए, परसेंटेज के हिसाब से भारतवर्ष की आबादी के अनुसार मुसलमानों की हमें लगता है कि 35% आबादी है 100 में, तो उस 35% आबादी के अनुरूप में आप इस पूरे देश में, चाहे वो स्टेट का असेंबली का चुनाव हो या सेंट्रल असेंबली का चुनाव हो, आप जो है हिस्सेदारी देने की जब बात आती है तो मुसलमानों को जो अपना हिस्सा चाहिए वो तो आप देने से रहे, आप उनके साथ छल करते हैं। और जो असदुद्दीन ओवैसी जो पूरे अपनी जमहूरियत की बात करता है, वह आदमी जो इस देश में आप मुसलमानों के लिए निरंतर 24 घंटे अगर आंखें खुली है तो ये संविधान को बचाने की बात करता, अपने जमहूरियत को बचाने की बात करता, और समाज में जो निरीह तबके के लोग हैं, हमेशा असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से शब्द हमने यही सुना है कि यह समाज के निरीह लोग, लाचार लोग, उत्पीड़ित लोग, तेरी समस्या संवैधानिक तरीके से ही हल हो सकती है, संविधान को बचाने में तुम आगे आओ। तो जो आदमी संविधान की हमेशा बात करता है, मैं उसकी वकालत क्यों नहीं करूंगा? भारत देश चलता है संविधान पे। और जो मुसलमानों का यहां 35% जो आबादी है, चाहे वो राजद की सरकार हो, देती है, नीतीश महागठबंधन में आ गए, वो भी नहीं दिए, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए, जो भी सरकारें आई, मुसलमानों को उसके जनसंख्या के अनुसार जो है आपने कुछ दिया नहीं। और जब कोई नेता जब तैयार होता है तो आपको जलन होती है कि मुसलमानों का वोट कट जाएगा। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, दुर्भाग्य है आपका जो अभी तक असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को आपने पहचाना नहीं, यह आपका दुर्भाग्य है। अंतिम समय तक एक चीज जरूर जान लीजिए कि मैं मुसलमानों से कह देना चाहता हूं कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम के रूप में कह रही है, वो भड़का के आपके हक और अधिकार को दावे के साथ कह रहा हूं कि वो खा रही है और आपको आपके अधिकार आप तक वो नहीं पहुंचा रही है। जिस प्रकार से लगातार आप असदुद्दीन ओवैसी का वकालत कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में डॉक्टर एस के सैनी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जा सकते हैं? भाई देखिए,
राजनीति संभावनाओं की खेल है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जाऊंगा, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां अगर बनेगी, माननीय ओवैसी के द्वारा अगर बुलावा आएगा, तो ये दावे के साथ कह रहा हूं माननीय असदुद्दीन ओवैसी के साथ मैं आ जाऊंगा। और इस भारतवर्ष के जो निरीह लोग हैं, यहां आप देख रहे हैं कि चाहे वो केंद्र में सरकार है या राज्य में, असदुद्दीन ओवैसी को गाली दिलवाया जाता है, जबकि वो भारत का रियल नागरिक है, हैदराबाद के निजाम परिवार से जो है बिलोंग करने वाला व्यक्ति है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारतवर्ष में जब संग्राम हुआ अंग्रेजों के साथ, तो क्या लगता है कि यहां के आरएसएस के लोगों ने मदद किया? बिल्कुल नहीं। इन लोगों का तो अता पता नहीं था। इन लोगों ने तो अंग्रेजों की क्या कहते हैं टंडली करने का काम किया। भारतवर्ष में आजादी के संग्राम में भारतवर्ष के मुसलमानों ने, हैदराबाद का निजाम ने 5 कुंटल सोना दिया था। आपने क्या दिया? यहां के राजा महाराजाओं ने क्या दिया? ये अपनी सल्तनत बचाने के चक्कर में रहे। और आज के डेट में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की पैरवी करते हैं, अति पिछड़ों की पैरवी के लिए खड़े रहते हैं, जो निरीह लोग हैं उन लोगों के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं। आप जो है केवल ए टीम, बी टीम और सी टीम करते रह रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से यह डर है। आपने देखा विगत अभी कुछ दिन पहले मोकामा का चुनाव, आपने देखा गोपालगंज का चुनाव, मिर्ची लग रही है इन लोगों को, क्योंकि कहीं 12,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000 ये मुसलमान अब सजग होने के फिराक में लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों सावधान हो जाओ। इस देश में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना आम नागरिक का है। और इस देश के वासी हो, वो एक समय और था, लोग मुगलों को गाली दिलवाते थे, कौन आया, कौन गया, कौन लूट के गया। जो भी आया समय पर इस भारतवर्ष की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष को लूटने का प्रयास किया। आज के डेट में जो भारत में है, कौन नहीं लूट रहा है? यहां से लूट लूट करके जो है विदेशों में पैसा इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। तो वो भारत के लुटेरे हुए कि उस समय के जो लुटेरे हैं उसकी चर्चा करेंगे, वर्तमान में चर्चा करें। आज के डेट में हम जीते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी जिएगी, हम भारतवर्ष को किस तरह से रखेंगे, हम भारतवर्ष की राजनीति भागीदारी में किस तरह का हमारा हिस्सा होगा। बाबा साहब ने तो सब कुछ निर्धारित कर दिया। आज अभी देखिए स्थानीय तौर पर जो है क्या कहते हैं, बक्सर में जो है अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंगुली को तोड़ दिया गया, जिसने इस भारत को एक सुंदर संविधान दिया। विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिस पर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां क्या कहते हैं शोध कर रही है। और वैसे लोगों को, समाज में रहने वाले लोग जिनको अज्ञानता, जिनके रोम रोम में जो है अज्ञानता जो है पूरी तरह से बसा हुआ है, ईर्ष्या, इस भारतवर्ष के संविधान से कोई मतलब नहीं है, ईर्ष्यालु राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। भाई मैं कहता हूं, इस भारत के संविधान और शिल्पीकार क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बाबा साहब ने तो सबके लिए दिया, चाहे वो 10% का आरक्षण हो, चाहे या 50% का आरक्षण हो। जब आपको दिया तो तुरंत लेने में कोई हर्ज नहीं समझे। और यहां जरूरत के मुताबिक जो है आपने कुछ दिनों तक जो है इस भारतवर्ष की जागीर पर जो है कब्जा करके रखा, शिक्षा से लोगों को दूर रखा। यह गलत विषय है। अज्ञानता में मत आइए। परमेश्वर को अगर मानते हैं तो परमेश्वर ने इस धरती पर सिर्फ इंसान बना करके भेजा, और आप हैवानियत कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2025 की चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। अभी पिछले दिनों बीजेपी के जो सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनका एक एजेंडा 2025 विभाग के तहत नगर भवन में कार्यक्रम हुआ। तो क्या लगता है कि आगामी 2025 के जो चुनाव होंगे बिहार में, उसमें किसकी सरकार बनेगी? देखिए, भाजपा के विषय में मैं बता दूं, पहले आपने जब छेड़ा रूढ़ी के विषय में, ये लोग ऐसे नेता हैं जो अवसरवादी हैं। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस का मैटर गरमाया था। कोरोना काल में मेरा भी बयान उस समय आया था कि ये भारत की संपदा और भारत की जागीर किसी के बाप की स्पेशल जागीर नहीं है। वो एम्बुलेंस आपको जो है दूसरा काम करने के लिए नहीं दिया गया था। सरकार ये है, और दूध के मक्खी की तरह इनको जो है ये करके निकाल दिया गया। ये मामला जो है पुनः खटाई में पड़ गया। पप्पू ने जो वहां मामले को जो है छेड़ने का काम किया था, तो सच्चाई भी थी। भाजपा के एजेंडे में सच मैं बताऊं, अगर पत्रकार साहब आपको विश्वास होगा तो इस बात को ये कीजिएगा, भाजपा के एजेंडे में अभी इस देश में केवल उन्माद फैलाना, जातियों को जातियों से लड़ाना, हिंदू मुस्लिम में राइट कराना, इस देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो विकास किया है अब तक के इतिहास में विकास नहीं। आपने एक भी विकास का नाम अगर दिखा दीजिए। मैं कांग्रेस में नहीं हूं,
जेएनयू कांग्रेस ने बनाया, भारत का एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया, भारत का रेलवे कांग्रेस ने बनाया, कोयला का झारखंड में जो है संरक्षा सुरक्षा जो है आज तक कांग्रेस की सरकार में ये नहीं हुई कि उसको जो है बड़े पैमाने पर जो है बेकार कर दिया गया। LIC जो है कांग्रेस ने बनाया, क्योंकि अधिक से अधिक केंद्र में सरकार सत्ता में रही है। महंगाई अब लीजिए, लोगों के थाली से जो है चावल और दाल गायब, लोगों की जिंदगी से जो है नौकरी गायब, लोग बेरोजगार युवा जो है सड़क पर आकर के जो है आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की हालत दयनीय है, यूरिया का भाव कहां से कहां चला गया। अरे भाई, आप कहां विकास कर रहे हैं? आपने कितनी इंडस्ट्रीज लगाया, फैक्ट्रियों को लगाया जिसमें बेरोजगारों को जो है रोजगार मिले। आपने 16 साल 17 साल और 25 साल की नौकरियों को 4 साल के करके जो है आपने ये साबित कर दिया कि हम इस देश के नौजवानों के साथ भी खिलवाड़ करना जानते हैं। आप किस पॉलिसी में आपने शिक्षा के स्तर को जो गरीबों तक, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर को जो गरीब तबके के लोगों तक जो व्यवस्था की गई थी, हर गांव में गरीबों तक शिक्षा, उसकी पॉलिसी को आपने गंदा करके रख दिया। आज के डेट में शिक्षा इतनी महंगी करके रख दिया आपने, इस पर कोई लगाम नहीं लगाया कि अमीर के बेटे ही शिक्षित बनेंगे और गरीब के बेटे शिक्षा से कोसों दूर रहेंगे। बहालियां जो टीचर की होती है एकदम अरे गहरे तरीके से होती है। तो बीजेपी तो बोल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जो है विश्व गुरु बनने के राह पर चल दिया है, G20 की अध्यक्षता भी। और यहां गंगुआ तेली भूखे उसके बच्चे जो है मर रहे हैं। गंगुआ तेली यहां खोजिएगा कि कितना है इस भारतवर्ष में, तो वो भी एक तेली है, घांची तेली। अगर वो दिन भर सोचते, कम से कम दिन भर में 10 सेकंड भी सोचते, तो यहां गंगू तेली कितना भूखे मर रहा है, यहां गंगू तेली के बच्चे जो है कितने बेरोजगार पड़े हुए हैं, यहां गंगू तेली के बच्चे के सपने जो है कितने अधूरे पड़े हुए हैं। यहां विश्व गुरु की बात करते हैं और भारत जो है बेरोजगारी के आलम में मर रहा है। लड़का जो है आगजनी कर रहा है, लड़का किसान जो है यहां भुखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। किसान जो है आपका घेराव करते हैं, उसका मुद्दा होता है, मीडिया आपके हाथ में है, इसलिए आप जो है मैनेज करके जो है कहानी को खत्म कर लेते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी करके आप अपनी सरकार को बनवा लेते हैं। आप ये बताने की कोशिश करें विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं आप विश्व गुरु बनो, मैं भी कह रहा हूं विश्व गुरु बनो। विश्व गुरु आपने देखा इस भारतवर्ष की टोटल व्यवस्था पता ना हजारों हजार करोड़ इस विदेश के यात्राओं में श्री मोदी ने लगाया, उससे कितना लाभ मिला? मैं पत्रकार साहब आपसे पूछना चाहता हूं, उसमें कौन सी विदेशी कंपनियां हैं जो आके भारत में अपने रोजगार को स्थापित किया? कौन सा ऐसा देश है? रूस से मित्रता जो है, मित्रवत व्यवहार जो है शुरू से रहा, वो कांग्रेस की सरकार में रही, भाजपा ने तो ऐसा किया नहीं। अमेरिका से रहा मित्रवत संबंध जो है वो कांग्रेस की सरकार में रही। या जितनी भी सरकारें रही इससे पहले किसी ने उन्माद पैदा नहीं किया, किसी ने बेरोजगारी पैदा नहीं किया, किसी ने जो है लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आप क्या ही करते हैं? हिंदू मुस्लिम 3 तलाक का मैटर, ये कश्मीर का मुद्दा। अरे भाई, कश्मीर तो पहले भी भारत का ही हिस्सा था, लड़ाई चलते रहती थी। आपने कौन सा काम किया है उसमें? अभी कश्मीर में जो ब्राह्मणों की स्थिति जाकर के देखिए, कौन लोग जाकर के कश्मीर में बसने की पुनः कोशिश कर रहे हैं। तो ये केवल राजनीति का हिस्सा बना करके केवल 2024 में आप देखिएगा, 2024 में कहीं ना कहीं या तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैटर जो है गरमा जाएगा, हम पोक को लेकर रहेंगे। देखिएगा गरमाएगा ये मैटर। अंदरूनी सूत्रों के द्वारा हम लोगों को भी जानकारियां होती है। आप 52 इंच का सीना दिखाते हैं और 56 इंच का, और डोकलाम जो है 3 किलोमीटर घुस गया अंदर। ये कांग्रेस की सरकार में तो नहीं था। अच्छा, ये बताइए, एक छोटा सा सवाल के साथ बातचीत को समाप्त करते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो क्या लगता है 2024 में इसका असर जो है वो 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी के चलने न चलने से विशेष कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि भाजपा के लोगों ने महंगाई को सबसे बड़ा ये बना दिया है इस देश को। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और जो समाज में चल रही व्यवस्था है संवैधानिक, उसको तार तार करने में यह सरकार जो है गिर गई है, गिर चुकी है चारों तरफ से। 2024 में हम मानते हैं आप कई तरह की गड़बड़ियां करके पुनः अपनी सरकार को बना लेंगे, लेकिन जनता के मुद्दे पर अगर एनालिसिस कराएं तो आपकी हर पॉलिसी गड़बड़ हो गई है।
चाहे वो शिक्षा की पॉलिसी हो जो गरीबों से दूर हो गई। सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि राजा की हो या चाहे हो भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन यहां राजा का बेटा शिक्षित होगा और जो बेरोजगार, जो गरीब है, उसका बेटा जो है आज शिक्षा को पाने के लिए तरस रहा है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सिर्फ गरीबों के, अमीरों के जो है खाते में जा रही है। यहां गरीबों के पेट में भोजन जो है एक दिन के लिए तरसता, यहां रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला आपने गीत सुना था। कहां भारत समृद्ध हो गया भाई? कहां भारत में चप्पल पहनने वाले लोग एयरपोर्ट में जो है हवाई जहाज में चलने लगे? कहां भारत की व्यवस्था केवल बोलने के लिए? बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प ही नहीं है विपक्ष के पास। ये तो है विकल्प, आपने मीडिया के माध्यम से मीडिया को खरीद के, चूंकि टोटल मीडिया आपकी है इसलिए विकल्प नहीं है। अभी विकल्प आ रहा है समय, हो सकता है कि नीतीश कुमार भी अभी खड़े हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। अति पिछड़ों के साथ जो विश्वासघात करेगा, अति पिछड़ों के साथ जो उसके हक की हकमारी करेगा, अति पिछड़े इतने बड़े पैमाने पर इस पूरे देश में है कि आने वाले समय में अति पिछड़े भी बताएंगे कि कौन किसके साथ विश्वासघात किया। मैं श्री मोदी और भाजपा की सरकार से भी कहना चाहूंगा, भाजपा के लोग से, कि अगर पुनः सरकार में आनी है तो अति पिछड़ों के साथ दुर्व्यवहार मत करो। और भारत के मुसलमानों को भी मैं कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को, मुसलमानों, आपको इस देश स्तर पर आपको अपना अधिकार चाहिए, इस देश स्तर पर आपकी अपनी जागीर चाहिए, इस देश स्तर पर आपको अपना क्या कहते हैं, संख्या के अनुरूप चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को अपना नेता मानो। देखो देश में कैसी आंधी आती है, कोई हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की औकात किसी के अंदर पैदा नहीं हो सकती है। यहां जो खाई बना करके लोग रह रहे हैं, खाई बना करके नित्य जो है कहीं मंदिरों को तोड़ देना, कहीं तोड़वा देना, कहीं जो है आपने देखा ब्राह्मणों वापस जाओ, जेएनयू का मैटर आपने देखा, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है काम। जांच कराए केंद्र की सरकार। ये क्या है? पहले एक समय था, ये गलत बात है। जिसने भी लिखा या जो इस तरह की सोच बनाता है कि ब्राह्मण इस देश का हिस्सेदार नहीं है, ब्राह्मण का भी इस देश में उतना ही हिस्सा है। ब्राह्मण भी पहले क्या था, कहां से लोग आए, आर्यावर्त से आए कि कहां से लोग आए ब्राह्मण, वो अलग विषय है। अरे हम ही कहीं से जाकर के कहीं अगर मकान बना के रहने लगे तो हम वहां के निवासी हो गए भाई, और जहां के हैं वहां हम जा ही नहीं रहे, यहां के वासी हो गए, तो यहां हमको मौलिक अधिकार ना हमको चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए। तो मैं इस तौर पर इस नाते कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज का भी उतना ही अधिकार है भारतवर्ष की व्यवस्था में जितना औरों का है, लेकिन उन्माद न फैलाओ। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सैनी, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय रूप से रह चुके हैं और काफ़ी नॉलेज है इनके पास, राजनीति की समझ है। और इन्होंने केंद्र की सरकार, बीजेपी की जो सरकार है उस पर जोरदार हमला बोला है। इन्होंने बताया कि केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार है वो केवल कहने की सरकार है, उसमें बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। भ्रष्टाचार भी मिटाने को लेकर के ये सरकार आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर है। इसी के साथ इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की भी काफ़ी वकालत की है अपने बातचीत के क्रम में। इन्होंने बताया कि राजनीतिक जो है वो राजनीति संभावनाओं का खेल है, यदि स्थिति परिस्थिति बदलती है तो ये भी ओवैसी के साथ जा सकते हैं। फिलहाल ये सुभाषपा के बिहार प्रदेश प्रभारी हैं और राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं शुरू से। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।